नमस्कार दोस्तों। जावेद अख्तर जैसे शायर, कवि, लेखक, गीतकार और जहीन इंसान को सोशल मीडिया पर, एक्स पर किसी को जवाब देते हुए ये क्यों लिखना पड़ा कि बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाटते थे तब हमारे बाप दादा ब्ला ब्ला ब्ला। जावेद अख्तर को किसी को जवाब देते हुए ये क्यों लिखना पड़ा कि तुम क्या जानो देश प्रेम, नीच हो नीच ही मरोगे। जब जावेद अख्तर की इस भाषा में उनका जवाब देखा, जो उनका ट्वीट का हिस्सा वायरल हो रहा था आज कुछ देर पहले सुबह, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर जावेद अख्तर ने आपा क्यों खोया। जावेद अख्तर जो अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं, शानदार गाने लिखे हैं, शानदार फिल्में लिखी है, शानदार शायर हैं। जावेद अख्तर की भाषा में, कलम में जादू है, जादू कहा भी जाता है उन्हें। वो जावेद अख्तर इस स्तर पर आकर किसी को जवाब क्यों दे रहे हैं, ऐसी बौखलाहट क्यों हो गई, ऐसी भाषा। तो उस हैरानी में मैं जरा उनके ट्विटर को खंगालने लगा, जड़ तक जाने की कोशिश में। तब पता चला या एहसास हुआ कि अगर किसी का नाम जावेद अख्तर हो और वो जावेद अख्तर है और उसको अगर कोई शख्स उसके किसी लिखे का जवाब देते हुए इस तरह से टारगेट करे तो बौखलाहट लाजमी है, वाजिब है। तो जावेद अख्तर की बौखलाहट क्यों है, क्या ऐसी बात हुई, जरा गौर से सुनिए और देखिए कि देश में कैसा माहौल है, कैसी स्थिति है कि कोई जावेद अख्तर जैसा शख्स, जिन्होंने दशकों तक शानदार रचनाएं रची हैं, दर्जनों फिल्में लिखी हैं, सैकड़ों गाने लिखे हैं, जिनके अल्फाज जादू की तरफ बिखरते हैं, वो जावेद अख्तर अगर विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी के लिए भारत की पाकिस्तान पर जीत के लिए बधाई देते हैं तो कैसे उन्हें टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो जावेद अख्तर हैं, क्योंकि जावेद अख्तर एक मुसलमान है, भले ही उनकी पहचान कुछ भी हो। तो उससे बौखलाहट जावेद अख्तर की जरा एक एक करके गौर से देखिए क्या हुआ और क्या देश में माहौल है और कैसे ये स्थिति पैदा हो रही है। तो ट्विटर से मुझे पता ये चला कि भारत की जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जावेद अख्तर साहब ने 9 बजकर मेरे ख्याल से 37 मिनट पर, 9:30 के बाद ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया। पूरा देश जश्न के माहौल में था, शानदार जीत, शानदार बल्लेबाजी, विराट कोहली की शतक और वो भी पाकिस्तान से जीतना। तो जावेद साहब ने लिखा, विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो 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 प्राउड ऑफ यू। कोई भी यही लिखेगा, जावेद साहब ने भी लिखा, लेकिन वो जावेद साहब हैं, उनका नाम जावेद है। तो किसी प्रोफेसर साहब नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा जावेद अख्तर को जवाब देते हुए, आज सूरज कहां से निकला, अंदर से दुख होगा आपको। टारगेट किया कि आप अंदर से दुखी होंगे, ऊपर से ऐसा लिख रहे हैं। अब उसके बाद जावेद अख्तर को समझ में आ गया कि कोई इस्लामोफोबिक आदमी है, कोई ऐसा शख्स है जिसे मेरे जावेद अख्तर होने पे ऐतराज है। और तब जो जावेद अख्तर ने जवाब दिया, उसी में उनकी बौखलाहट में ऐसी भाषा आई। और मैं कहूँगा कि जावेद अख्तर की जगह कोई भी होगा तो उसे गुस्सा आएगा, नाराज़गी होगी और शायद इसी तरह से जवाब देगा। क्या लिखा जावेद अख्तर ने? जावेद अख्तर ने जवाब दिया, जरा अब इसको देखिए और उसके बाद इस शख्स के बारे में भी जितनी जानकारी उनके ट्विटर पर लिखी। और आगे मैं जावेद अख्तर का एक पुराना भाषण जो राज्यसभा में उनकी विदाई के वक्त का था, 6 साल के कार्यकाल पूरा होने पर, उसके कुछ हिस्से भी सुनाऊंगा। और जावेद अख्तर के परिचय की ज़रूरत नहीं है, मोहताज नहीं है। जानेसार अख्तर के बेटे मजाज उनके मामा थे, मशहूर शायर। पूरा परिवार जिस तरह से दशकों से भारत में उनकी भूमिका रही है, लेखन के क्षेत्र में, शायरी के क्षेत्र में, और उनकी देशभक्ति, कहीं से देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन बहरहाल जावेद अख्तर ने लिखा, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे तब मेरे आज़ादी के लिए जेल और काला पानी में थे। उन्होंने लिखा, मेरी रगों में देश प्रेम का खून है, देश प्रेमियों का खून है, और तुम्हारी रगों में अंग्रेज के नौकरों का खून है, इस अंतर को भूलो नहीं। अगर जावेद अख्तर लिख रहे हैं कि तुम्हारी रगों में अंग्रेज के नौकरों का खून है, वो उनका आक्रोश था। क्योंकि ये भी सच है
कि उस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे 1947 के पहले जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखालफत करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर लड़ने की हिम्मत नहीं थी। और ऐसे लोग थे आज़ादी के दीवाने, आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग जो शहादत दे रहे थे, जो जेल जा रहे थे, जो अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे। और उसमें मुसलमान भी थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के पुरखे आज की तारीख में इस देश में जो लाखों मुस्लिम हैं उनके पुरखे। लेकिन चूंकि जावेद अख्तर को गुस्सा आया, उन्होंने उसका जिक्र किया। और ये जो ट्विटर हैंडल मैंने जब चेक किया, जिसने लिखा वो कोई प्रोफेसर साहब का ट्विटर हैंडल है इस नाम से, और ऐसे ही तरह तरह के नाम होते। 11,000 इस प्रोफेसर साहब ट्विटर हैंडल के फॉलोअर हैं। और उसके बाद इनके ट्वीट को मैंने देखा तो ज़्यादातर ट्वीट उसी तरह के नफरती और मोदी योगी और जो सनातनी और सो कॉल जो एक ब्रिगेड है उस तरह के समर्थकों के इनके ट्वीट हैं। लेकिन और क्या क्या हुआ ट्विटर पर, क्योंकि ये सिलसिला अभी 3 तक दोपहर तक चला है, कल रात से दोपहर तक। क्योंकि जाहिर है जावेद अख्तर को गुस्सा आया होगा। जब मुझ जैसे लोगों को गुस्सा आता है वो जावेद अख्तर है। उसके बाद क्या हुआ, उसी प्रोफेसर ने यह भी लिखा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे, थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको सहूलियत हो। अब मैं यहां क्या लिखने का आशय था, गाली है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जली है आपकी तभी इतना लंबा रिप्लाई लिख दिया मुझे, वरना जन्नत बल्कि सॉरी माफ करें, फिर एक गाली है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता आपको, माफ करें। उसके बाद जावेद अख्तर को फिर गुस्सा आया। फिर जावेद अख्तर ने लिखा, और ये जावेद अख्तर का जवाब है 3:35 पर आज का जवाब। अब यहां जावेद अख्तर ने जो लिखा अब ये भी सुनिए। जावेद अख्तर ने लिखा, कभी कभी तुम्हारे जैसे गंदे कीड़ों को पैर के नीचे कुचलना पड़ता है। मैं तुम जैसों को अच्छी तरह जानता हूं। दुनिया में ना इज्जत मिली ना नाम मिला, अब अपना फ्रस्ट्रेशन इधर उधर निकालते रहते हो। दूसरे ये देख तुम जैसे जाहिल अपने नाम के आगे प्रोफेसर कब से लगाने लगे हैं। अरे मूर्ख, इसकी स्पेलिंग तो ठीक कर लो। प्रोफेसर की स्पेलिंग पे उन्होंने बोला जो गलत लिखा है। उसके बाद जावेद अख्तर ने फिर एक ट्वीट किया। ये लगातार, चूंकि जावेद अख्तर की नाराजगी और उसके और भी कुछ लोग इसमें कूद पड़े होंगे, तो एक ट्वीट और है जावेद अख्तर का, ये भी स्क्रीन पर ला रहा हूं। जावेद साहब ने लिखा, इतनी गंदी बात, माफ करिए, इतनी गंदी बात करेगा उतना मुझे पता चलेगा कि तू कितना नीच और छोटा आदमी है। सोच तो ये है, सच तो ये कि तू कुछ नहीं है, यही तो दुख है तेरा। हाँ, सच तो ये कि तू कुछ नहीं है, यही तो दुख है तेरा, मुझे तरस आता है तुझ पर। यह जावेद अख्तर ने लिखा। चूंकि उन्हें जिस तरह की भाषा गाली देते हुए जावेद अख्तर के लिए उस कथित जो ट्विटर हैंडल, ट्विटर यूजर था, उसने लिखा, तब जावेद अख्तर की ये नाराज़गी। लेकिन और भी बहुत सारे लोग उनके लिए लिख रहे थे। उसी में जावेद अख्तर का ये भी है। जावेद अख्तर ने एक जगह ये भी लिखा कि तुम्हारे मैसेज से पता लगता है कि कैसे माँ बाप की औलाद हो और तुम्हारे परिवार ने तुमको क्या संस्कार दिए हैं। क्योंकि और भी लोग उसमें कुछ कुछ लिख रहे थे, तो ये भी जावेद अख्तर साहब ने लिखा। ये हालांकि कल रात 11:17 का ही है, चूँकि कल रात से 9:45 बजे से सिलसिला चला और 3 साढ़े 3 बजे तक कई ट्वीट जावेद साहब ने किए हैं। उसके अलावा भी जैसे एक और ट्वीट है, उसी ट्वीट के जवाब में जावेद अख्तर को किसी हिमांशु जैन ने लिखा, जो खुद को मोदी का परिवार बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिखते हैं। जावेद, बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। कहाँ बाबर, कहाँ जावेद अख्तर, उसमें कोहली को लाना, जावेद अख्तर को बाबर का नाम लेकर टारगेट करना, उनकी धार्मिक पहचान जो है उस पर निशाना साधना और एक तरह से नफरती मानसिकता का इजहार करना। जावेद अख्तर ने फिर ये लिखा, मैं तो सिर्फ कहूँगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो
देश प्रेम क्या होता है। ये जावेद साहब ने उसको लिखा कि तुम नीच इंसान हो, नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। और ये जो हिमांशु जैन नाम का यूजर है, उसका मैंने ट्विटर पर देखा कि परिचय क्या है। अब देखिए 45,000 इसके फॉलोअर हैं, 45,300, मतलब ठीक ठाक राइट विंग के ट्रोल्स ब्रिगेड में जो लोग होते हैं, एक गिरोह गैंग जो काम करता है, उसके अहम सदस्य जरूर होंगे। और उसके बाद हिमांशु जैन, मोदी का परिवार, ओनली मोदी, मोदी 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 है तो मुमकिन है, ये सब लिखा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने इस तरह से लिखा बाबर का बाप कोहली है, जिसको जावेद अख्तर ने जवाब दिया। ऐसे और भी ट्वीट होंगे जावेद अख्तर को जहां निशाना बनाया गया। एक आशीष गोंडिया है, आशीष गडोया, ये भी 387 इनके फॉलोअर हैं, स्टॉक मार्केट में कोई हैं। इन्होंने कुछ जावेद अख्तर को लिखा कि वो रिप्लाई वाज इररिलेवेंट और जो भी लिखा इन्होंने। तो उसके बाद फिर जावेद अख्तर ने फिर जवाब दिया। खैर, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जावेद अख्तर लगातार जवाब देते रहे। अब सवाल ये उठता है, ये मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, किस देश में ऐसा माहौल बन गया है, देश की एक बहुत बड़ी आबादी, उसकी धार्मिक पहचान, उसका मुसलमान होना, उसका इस्लाम रिलीजन को फॉलो करना और मुस्लिम से नफरत का देश में माहौल बनाना, उस माहौल बनाने वाली जमात को राजनीतिक संरक्षण मिलना या राजनीति में शीर्ष पर बैठे लोगों की तरफ से वो माहौल बनाना, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहना कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, योगी की तरफ से 80-20 के नारे देना, देश के अलग अलग इलाकों के नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान और गोली मारो सालों के, इस तरह के नारे देने वाले लोग केंद्र में मंत्री रहे और अभी भी दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा मंत्री बने। और उसके बाद एक फोटो भी वायरल हुआ कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को वाले चर्चित नेता, मोदी सरकार के बहुत अहम पुरोधा सांसद और उसके बाद बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट भी रहे, वो अफरीदी के साथ बैठकर मैच देख रहे थे दुबई में। यहां पाकिस्तान के क्रिकेटर से दोस्ती देखिए, अप्रॉक्सिमिटी देखिए, निकटता देखिए, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन आप वहां बैठे हो और यहां एक जावेद अख्तर बधाई दे रहे हैं तो उनको गालियां देने वाले कौन लोग हैं, उसको देखने की बात। और जावेद अख्तर पहले क्या बोलते रहे वो भी दिखाऊं, सुनाऊं उससे पहले कि जब लोग टारगेट करते हैं सिर्फ मुसलमान होने पर, तो मैंने निकाला ऐसे ही कि भारत की आज़ादी में, चूंकि जावेद अख्तर ने इसका जिक्र किया, इतने हजारों लाखों मुसलमानों की शहादत है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने खड़े होकर मजबूती से लड़ना, गोलियां खाना, जेल जाना, सलाखों के पीछे रहना, टॉर्चर झेलना, उन सब में मुसलमानों की भी तादाद उतनी ही है जितनी आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी थी। अब ये बहुत सारे नाम हैं, ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, सारे नाम मुस्लिम नेम है, सामने पढ़ लीजिए। मौलाना अब आज़ाद से लेकर बदरुद्दीन तैयब जी से लेकर हसरत मोहानी का जिक्र आते ही मुझे इनकलाब जिंदाबाद का नारा याद आता है। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, मुसलमान थे, फ्रीडम फाइटर थे। ये तमाम नाम उन मुसलमानों के जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। इसलिए अगर किसी मुसलमान को सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर टारगेट करते तो उसका गुस्सा होना वाजिब है, लाजमी है। जावेद अख्तर का आज ही एक वीडियो वायरल होने लगा। वो वीडियो ये है कि जावेद अख्तर, ये पता नहीं कब का है, पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में, चूंकि आप उन्हें बहुत सारे लोग पाकिस्तान परस्त का देते हैं, पाकिस्तान में वहां के मंच पर जावेद अख्तर ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये जावेद अख्तर जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को आईना दिखा कर आए थे, वहां जाकर कह के आए थे कि हिंदुस्तानी को शिकायत है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था और भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है।
ये जाकर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में कहा। और जावेद अख्तर एक सेकुलर इंसान, एक ऐसे शख्स, ऐसे शायर, ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे गीतकार जिनकी देशभक्ति पर, जिनके सेकुलरिज्म पर किसी भी तरह का कोई शक शुबा किसी भी सूरत में कोई पागल आदमी ही कर सकता है। लेकिन चूंकि उनका नाम जावेद अख्तर है, इसलिए उन्हें टारगेट गाहे बगाहे किया जाता रहा। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है, उसको पढ़ने, सीखने, उससे समझने की जरूरत है। राज्यसभा से जब जावेद अख्तर की विदाई हो रही थी, 6 साल का कार्यकाल मेरे ख्याल से 2010 से 2016, तब विदाई भाषण में जावेद अख्तर ने कुछ अहम बातें कही थी। मैं उस भाषण को पिछले 5-6 सालों के दौरान 7-8 बार मैंने सुना है, 50 लोगों को वो कभी कभी फॉरवर्ड करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, जावेद अख्तर का वो भाषण सुनिए, उनकी संजीदगी, उनकी बातें, उनका भारत को लेकर उनकी परिकल्पना, भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर उनकी सोच, उनकी दृष्टि, इसका इससे अंदाजा लगेगा। तो सुनिए जावेद अख्तर अपने भाषण में क्या कह रहे थे। क्या है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग, और हम शिकायतें तो करते रहते हैं हुकूमतों से भी और देश से भी और समाज से भी, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, और जितना उसका एहसान मानना चाहिए उतना हम मानते नहीं। और वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ज़रा नज़र उठा के देखिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरी डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलती है। वो क्या बात है, वो क्या ताकत है हमारी जो हमें यहाँ मिलती। और ये संविधान हमें डेमोक्रेसी देता, लेकिन डेमोक्रेसी, ये याद रखिए, बगैर सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती। ये वो मुल्क हैं जिनमें सेकुलरिज्म नहीं, और इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी, वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें, हम अगर सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करें, तो किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमको सेकुलरिज्म इसलिए बचाना होगा कि इसके बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं बच सकती। लेकिन मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि हमारे देश में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे बहुत से अचीवमेंट हैं। हम जब आज़ाद हुए तो शायद सुई बनाने के काबिल नहीं थे, आज हम एक इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे। शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन जितने हुए वो भी बहुत थे। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने अपनी ज़मीन की धरती में जनतंत्र को उतार दिया। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उखड़ नहीं सकती है, ये मुमकिन नहीं। ये बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। और एक तरफ ये डेमोक्रेसी, एक तरफ ये कमाल का संविधान, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी आबादी जिसमें 50% लोग जो है वो 27 साल की उम्र से नीचे, जहां 35 करोड़ लोग यंग हैं, 10 साल और 25 साल के बीच में। ये एक यंग मुल्क है, इतनी एनर्जी है इसके पास अच्छा कानून है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास इल्म है, टैलेंट है, कैलिबर है। मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए कि ये सच बात है कि एवरेज हिंदुस्तानी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। वो पढ़ा लिखा ना हो, वो गांव में रहता हो, वो जबान टूटी फूटी बोलता हो, लेकिन उसके अक्ल है, वो नादान नहीं। हर चीज हमारे फेवर में। तो फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे मुल्क में? क्या वजह है?
कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज हमारे मुल्क में। क्या वजह है कि दुनिया का हर 5वां बच्चा जो 5 बरस की उम्र से पहले मरता है वो हिंदुस्तानी होता है। क्या वजह है कि हर साल एक कैलेंडर ईयर में 50,000 औरतें माइनर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाती हैं। हमें ये सोचना होगा, ये शक्ति, ये कानून, ये सिस्टम सब हमारे पास हैं, तो हम तरक्की, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो कौन सा, किसका डेवलपमेंट, किसके लिए और किसकी कीमत? डेवलपमेंट जीडीपी नहीं है, डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सवाल ये है, जीडीपी तो मैं आपको बताऊं, एक मुल्क है दुनिया में ब्राजील, जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेन्स की फ्लीट है और उनकी 1/3 आबादी पावर्टी लाइन के नीचे है। ये हमें अपने देश में नहीं दिख रहा। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि कोई भी पार्टी हो वो तो चाहती तो यही है कि इस देश का भला हो, और अगर हम जरा सा उठ जाए, मैं देखता हूं कि जहां ये समस्या है, बेरोजगारी की, हॉस्पिटल की, दवा की, स्कूल की, कॉलेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां हम अपनी एनर्जी किन चीजों में लगा रहे हैं, वो क्यों वेस्ट हो रही है? आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कौन लोग हैं? मैं इस बात को और इनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं, और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं जो अक्सर हिंदुस्तान के शहरों में बोला जाता है, मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं उसे भी कंडेम करता हूं। अब हम रुक नहीं सकते, वक्त रुकता नहीं, या तो हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। हमें फैसला करना है। हम इस दोराहे पे, जिन मुल्कों में, जिन समाजों में अक्लमंद वो है जो तजुर्बे से सीखे, लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दूसरे के तजुर्बे से सीखे। देख लीजिए, जिन मुल्कों में धर्म का बड़ा बोलाबाला है, जिन मुल्कों में ये यकीन है कि गुजरा हुआ जमाना बड़ा अच्छा था, जिन मुल्कों में ये ख्याल है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसे खपते मजहब क्या। जिन मुल्कों में ये खप्त, वो कहाँ गए? जहां बात पर जबान कटती है, जहां आप एक लफ्ज बोल दें जो धर्म के खिलाफ हो, मजहब के खिलाफ हो, तो फांसी दे दी जाती है। वो मुल्क हमारी मिसाल बनने चाहिए, या वो कि जहां हर तरह की आजादी, जहां लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बन सकता है। कौन से मुल्क सही है? कहां इंसान आराम से है, कहां जिंदगी देता है? ये दोराहा है। आजकल जिसे हम फ्रिंज कहते हैं, वो फ्रिंज दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं
शायद मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज भी हों इस बात में, लेकिन ये मैं दिल से समझता हूँ कि इस सरकार में बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सो कॉल्ड फ्रिंज जो कि न सिर्फ मामूली लीडर्स हैं बल्कि एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं और कभी कभी मिनिस्टर भी हैं, वो इनको काबू में ले। इसलिए जावेद साहब, जी मजबूरन मेरी नजर घड़ी पे है। मैं भी मानता हूं सर, वक्त अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ऑपोजिशन हो कि सरकार, ऑपोजिशन का भी रोल है, इसलिए कि ये जो नौजवान हैं ये हमेशा नौजवान नहीं रहेंगे। जापान ये एडवांटेज खो चुका है, चीन ये एडवांटेज खो रहा है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल हैं जब आपके पास ये एनर्जी है। आप एक प्लेटो पे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ बहुत दोनों चलेंगे, 100-150 साल बाद फिर ये हालात आएंगे। तो अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी कि यहाँ काम, ये एडजॉर्नमेंट जो है हमें आगे नहीं ले जाएंगे और ये पोलराइजेशन भी हमें आगे नहीं ले जाएगा। एक ऐसा हिंदुस्तान बने और बन सकता है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, कि जहाँ हर सर पे छत हो, जहाँ तन पे कपड़ा हो, जहाँ पेट में रोटी हो, जहाँ हर एक के पास दवा हो, इलाज हो, स्कूल, सड़कें हो, बिजली हो, पुल हो सकता है। जरा सा बस अगले इलेक्शन की परवाह बंद कर दे आदमी और सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।